आज हम यहाँ पर फिजिक्स में सार्थक अंकों को पढ़ेंगे कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक अंकों को इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं इसको। और ये फिजिक्स में इसका क्या मतलब है। सार्थक का मतलब है जिसका महत्व होता है, ठीक है, वही सार्थक है। अब इसमें देखिए फिजिक्स में इसकी परिभाषा कैसी है कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे माना हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, अब प्रयोग में हम किसी छड़ की लंबाई नापना चाह रहे हैं। तो माना हमारे पास कोई छड़ है और उसको हम मीटर स्केल के द्वारा उसकी लंबाई को नापना चाह रहे हैं। तो तब जो है उस छड़ की लंबाई जो है माना 12.6 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। जैसे किसी छड़ की लंबाई मीटर स्केल से नापी गई और उसकी लंबाई 12.6 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। अब जो है हम जानते हैं कि मीटर स्केल की जो विभेदन सीमा या अल्पतमांक होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर, ये गलती से सेकंड लिख दिया, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी मीटर स्केल 1 सेंटीमीटर के 10वें खाने को अर्थात 1 मिलीमीटर तक ही शुद्ध पड़ सकती है। तो इस छड़ के द्वारा इस छड़ की जो लंबाई है वो मीटर स्केल के द्वारा 12.6 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अब इसमें जो 12.6 है, 12.6 में जो अंक 1 और 2 हैं, ये इनकी विश्वसनीयता के बारे में हम कोई संदेह नहीं कर सकते। ये कन्फर्म नंबर हैं इस माप में। तो यानी इस छड़ की लंबाई 12 तो होगी ही होगी। दशमलव के बाद जो 6 है इसके बारे में कुछ संदेह है। तो जो ये इसमें प्रथम अंक ये कहलाएगा 6 और ये बाकी इसके बाद के अंक कहलाएंगे। तो प्रथम अंक के बाद जो बाकी अंक हैं, बाकी डिजिट है इस माप में, तो प्रथम अंक को छोड़कर जो बाकी डिजिट होती हैं या अंक होते हैं उन्हें हम कहते हैं विश्वसनीय अंक, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1 और 2 क्या होगी, विश्वसनीय अंक हो गए। इनके विश्वसनीयता के बारे में कोई संदेह नहीं है, ठीक है, ये विश्वसनीय अंक हो गए। और जो ये प्रथम अंक है ये वाला, इसके बारे में संदेह है। हम संदेह किस बार कैसे कह सकते हैं कि संदेह इसलिए कि अगर हमने मीटर स्केल से छड़ की लंबाई नापी तो ये 12.6 आई सेंटीमीटर में। अब अगर हम इसी छड़ की लंबाई को वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से नापते तो वर्नियर कैलिपर्स जो है 0.01 सेंटीमीटर को भी शुद्ध नाप सकता है। यानी वो 1 सेंटीमीटर के 100वें खाने को भी नाप देता है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हो सकता है इस छड़ की लंबाई 12.6 न होकर 12.56, 12.57, 12.58 ऐसा भी आ सकता था, ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा उसी छड़ की लंबाई जो 12.6 किसने नापी थी, ये स्केल ने नापी थी, मीटर स्केल ने। तो वर्नियर कैलिपर से नापने पे इसकी लंबाई 12.57 सेंटीमीटर, 12.58 सेंटीमीटर, 12.59 या 12.60, 12.61 या 12.62, 12.63 या 12.64 सेंटीमीटर तक भी आ सकती है। इनमें से कोई भी माप वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा नापने पर इस छड़ की लंबाई के रूप में आ सकती है। तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स क्या कर रहा है, दशमलव के सेंटीमीटर में दशमलव के दूसरे खाने तक अपना मान बता रहा है, ठीक है ना। तो अर्थात जो हमने मीटर स्केल से जो लंबाई नापी थी, क्या हमने नापी थी 12.6 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसमें जो दशमलव के बाद जो 6 आ रहा है वही वर्नियर कैलिपर से नापने पे वो क्या हो जा रहा है, वो चेंज हो रहा है। वो 6 जीरो की जगह पे क्या आ रहा है, 5.7 भी, 5.8 भी हो सकता है, 5.9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम इसी लंबाई को मीटर स्केल की जगह पे किसी अन्य और अच्छी परिशुद्धता वाले यंत्र से नापे, जैसे पेंच मापी से अगर हम नाप दें किसी माप को, तो उसमें क्या होगा, वो दशमलव के सेंटीमीटर में दशमलव के तीसरे अंक तक बताएगा। यानी 1 सेंटीमीटर के 1000वें खाने को भी वो क्या करता है, शुद्ध नापता है, ठीक है। तो उसमें ये 12.6 के 12.571, 5.72, 5.73 ऐसा भी हो सकता है। तो अतः जो ये दशमलव के बाद जो ये पहला अंक है इस माप में 12.6 में पहला अंक हो गया 6। ये बाएं से नापते हैं, पहला अंक बाएं से देखते हैं। तो जो ये पहला अंक है ये जो है संदेह है इस अंक में
ये संदिग्ध अंक है, इसलिए इस माप में हम पहले अंक को क्या कहते हैं, संदिग्ध अंक। परंतु सार्थक अंक जब हम निकालते हैं तो सार्थक अंक में क्या करते हैं, जो विश्वसनीय अंक हैं और जो संदिग्ध अंक है, जैसे छड़ की लंबाई मीटर स्केल से नापी तो क्या 12.6 सेंटीमीटर, तो इसमें 6 संदिग्ध अंक हो गया, क्योंकि ये किसी अन्य और अच्छे शुद्धता वाले यंत्र से नापने पे 6 चेंज हो सकता है, तो ये संदिग्ध अंक हो गया। और ये 1 2 क्या हो गए, विश्वसनीय अंक हो गए। तो विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंकों को मिलाकर जितने अंक प्राप्त होते हैं वे अंक कहलाते हैं सार्थक अंक। तो किसी भौतिक राशि के मापन में प्राप्त विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंक से मिलकर जितने अंक बनते हैं या उन सभी अंकों को विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंकों को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंक को संख्या के सार्थक अंक कहते हैं। पहला अनिश्चित अंक मतलब जो संदिग्ध अंक है, ठीक है, जो मान है हमारा उस मान का पहला अंक बाएं से। ठीक है, जैसे 2.4 किसी सरल उलक का आवर्तकाल 2.48 सेकंड है। ठीक है, हमने ऐसे घड़ी से इसको नापा जो 0.01 सेकंड को भी शुद्ध बतला रहा है। ठीक है, तो इसमें संदिग्ध अंक कौन हो गया, 8, और 2 और 4 क्या हो गया, विश्वसनीय अंक। तो अतः इस माप में, इस आवर्तकाल की जो माप है इसमें जो है 3 सार्थक अंक हो गए, 1 2 3, ये दोनों विश्वसनीय अंक और ये पहला जो 8 अंक है ये संदिग्ध अंक हो गया। ठीक है, परंतु अगर हम इसी माप को किसी और अच्छी परिशुद्धता वाले यंत्र से नापते तो हो सकता है वो सेकंड को 0.001 सेकंड तक भी शुद्ध नापता, तो तब उसमें संदिग्ध अंक चेंज हुआ था। ठीक है, उसमें तब सार्थक अंक भी चेंज हुआ थे। तो यानी जो सार्थक अंकों का मान है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किसी राशि को किस यंत्र से हम नाप रहे हैं और उस यंत्र की परिशुद्धता या अल्पतमांक कितनी है। ठीक है, यानी अल्पतमांक पर क्या करता है, किसी मापन में जो सार्थक अंक होते हैं वो अल्पतमांक पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी सार्थक अंकों की जो संख्या होती है वो मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है कि हम किस यंत्र से कोई राशि माप रहे हैं और उस यंत्र की अल्पतमांक कितनी होती है। ठीक है, अब जो है सार्थक अंक की गणना हेतु कुछ नियम है हमारे पास। तो वो नियम क्या है कि पहला नियम जैसे कि समस्त अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो अशून्य अंक का मतलब जो शून्य नहीं है, यानी शून्य को छोड़कर जो अंक होते हैं। अंक हमारे पास टोटल कितने अंक होते हैं, 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 अंक हो गए। इन 10 अंकों में शून्य तो शून्य अंक हो गया, बाकी जो अंक बचे 1 से लेकर 9 तक के वो क्या हो गए, अशून्य अंक, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, तो जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे 17 है, यहाँ पे कोई माप है 17, तो 17 में 2 अशून्य अंक है, तो ये क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 2, पर 2 सार्थक अंक कौन कौन से, इसमें 1 और 7। ठीक है, अब जैसे 1496 है, ये सब अशून्य अंक हैं, तो यहाँ पर 4 सार्थक अंक हो गए क्योंकि इसमें 4 अशून्य अंक हैं। ठीक है, तो 17 में 2 और 1496 में 4 सार्थक अंक हैं। दूसरा नियम कि अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंकों के मध्य मतलब जैसे कोई अशून्य अंक हो, जैसे यहाँ पर ये ले लिया मैंने 1706.04, तो 1706.04 में जो अशून्य अंक होंगे, अशून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक अंक होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये 6 अशून्य अंक है, ये 7 अशून्य अंक है, इन दोनों अशून्य अंकों के बीच में एक शून्य आ गया। ठीक है, तो ये शून्य भी क्या माना जाएगा, सार्थक अंक माना जाएगा। इसी प्रकार से ये 6 और जो ये पहला यहाँ पर इसमें संदिग्ध अंक कौन होगा, 4, तो ये पहला अंक और ये जैसे ये वाला अंक है, ये दोनों अशून्य अंक हैं। इन अशून्य अंकों के बीच में फिर यहाँ पर शून्य आया हुआ है, तो 2 अशून्य अंकों के बीच में कितने भी शून्य आ जाएं वो सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। इस प्रकार से 1706.04 में कितने शून्य अंक हो गए, 6 अशून्य अंक हो, सॉरी कितने सार्थक अंक हो गए, 6 सार्थक अंक हो गए। और इस माप में 6 सार्थक अंक कौन है, 170604। सवाल ऐसे भी आता है कि दी गई माप में सार्थक अंक कितने हैं और कौन कौन है, तो इसमें 1706.04 में सार्थक अंक 6 हैं और ये सार्थक अंक हैं कौन कौन, सार्थक अंक कौन कौन है, 170604।
ठीक है। इसी प्रकार एक माप और है 2008। तो 2008 में 2 और 8 ये अशून्य अंक हैं, इनके बीच में शून्य आए में, कितने शून्य आए में? 2 शून्य। तो ये दोनों शून्य भी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक होंगे। तो 2008 में 4 सार्थक अंक हैं। इसमें जो ये पहला अंक है ये वाला, ये क्या हो गया? ये इस टाइम ये वाला, ये संदिग्ध अंक है या अविश्वसनीय अंक है। बाकी ये जो 3 बचे ये क्या हैं? विश्वसनीय अंक। किसी भी माप का जो पहला अंक होता है वो संदिग्ध अंक होता है, बाकी जो अंक छोटे वो विश्वसनीय अंक होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा नियम है इसमें कि जो अंतिम अंक है वो, जैसे अंतिम अशून्य अंक के दाईं तरफ के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्या मतलब है इसमें? अंतिम अशून्य अंक, जैसे एक माप ले रहा हूँ मैं 200 या 20 ले लिया मैंने, 20, इसमें अंतिम अशून्य अंक कौन है? अशून्य अंक। जैसे यहाँ पर 2 है, शून्य तो शून्य हो गया, तो 20 में अंतिम अशून्य अंक है जैसे 2, तो इस 2 के दाईं तरफ यानी इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ जो शून्य होंगे वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो अगर किसी माप में अशून्य अंक के दाईं ओर केवल शून्य आ रखे हैं, केवल शून्य, तो वो शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये नियम। अंतिम अशून्य अंक के, ये अंतिम अशून्य अंक ये है कि दाईं तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे 20 है, 20 में अंतिम अशून्य अंक 2 हो गया, इसका दाईं तरफ का ये 0 क्या नहीं होगा? ये सार्थक अंक नहीं होगा। इसलिए जो है इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 20 में केवल 1, तो 20 में 1 सार्थक अंक। ऐसे 200 में अशून्य अंक कौन है? 2, इसके दाईं तरफ अब केवल शून्य शून्य आ रहे, तो ये दाईं तरफ अब जितने भी 0 आ रहे हैं, अगर दाईं तरफ जाने पे कोई अशून्य अंक नहीं आ रहा, केवल शून्य शून्य आ रहे हैं, तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तब ये केवल ये वाला 2 जो है यही क्या होगा? सार्थक अंक होगा। इस प्रकार से 200 में कितने सार्थक अंक होंगे? 200 में भी 1 ही सार्थक अंक है। भले गणित के रूप में देखें तो 203 अंकों की संख्या है, परंतु सार्थक अंक के हिसाब से भौतिकी में इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1। जैसे 210, तो 210 में अंतिम अशून्य अंक कौन है? 1, ये नहीं है, इसके बाद एक अशून्य अंक आ गया। ठीक है, तो अंतिम अशून्य अंक 210 में 1 है, इसके दाईं ओर ये शून्य आ गया, तो दाईं ओर का शून्य क्या नहीं होगा? सार्थक अंक नहीं होगा। तो इस समय अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर जो शून्य है सार्थक अंक नहीं होगा। और तब इस हिसाब से 210 में केवल 2 सार्थक अंक है। 2 सार्थक अंक कौन है? 1 और 2। तो 210 में 2 सार्थक अंक। इस हिसाब से 20, 200 और 210 में क्रमशः 1, 1 और 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, इसी में नंबर 4 का जो नियम है वो है दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के दाहिने तथा अशून्य अंक के बाईं ओर का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। ठीक है, जबकि दी गई माप 1 से छोटी हो। ये कंडीशन भी आएगी कि यदि हमारे पास कोई एक ऐसी माप आई है जो 1 से छोटी है। ठीक है, तो 1 से जो छोटी माप होगी उसमें दशमलव से पहले क्या होगा? दशमलव के बाईं तरफ क्या होगा? शून्य होगा केवल। ठीक है, 1 से जो छोटी माप होगी, तो 1 से जो छोटी मापें हैं उनमें दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर का जो शून्य होता है वो सार्थक अंक नहीं होता है, बशर्ते वह माप 1 से छोटी संख्या हो। जैसे उदाहरण के तौर पे ये 0.0019 है। ठीक है, ये 1 से छोटी संख्या है। इस संख्या में दशमलव के दाहिने ओर ये शून्य आ रखे हैं और तब कुछ अशून्य अंक भी आ रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये दशमलव के दाहिने ओर जो दशमलव के बाद और अशून्य अंक से पहले जो यहाँ पर ये शून्य हैं, कितने शून्य यहाँ पे? 2 शून्य। तो ये दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, ठीक हो गया। तो दशमलव बिंदु के दाहिने ओर तथा अशून्य अंक से पहले के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। इस हिसाब से 0.0019 में ये दोनों 0 तो सार्थक अंक होंगे नहीं, ये 0 भी सार्थक अंक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक अंक कौन होंगे? 1 और 9। ठीक है, तो जो भी 1 से छोटी संख्या होगी, 1 से छोटी संख्या में अशून्य अंक से पहले जितने भी लगातार 0 आ रहे हैं, जैसे ये दशमलव के बाद और अशून्य अंक से पहले जितने भी 0 आ रहे हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, दशमलव के बाद और अशून्य अंक के बीच के शून्य। ठीक है,
तो इस हिसाब से 0.0019 में 2 सार्थक अंक हो गया। 2 सार्थक अंक कौन कौन है? 1 और 9 है। इसी प्रकार से एक संख्या है, एक माप है 0.004। इसमें जो है दशमलव के दाईं ओर जैसे 0 है या फिर 4 आए तो दशमलव के दाईं ओर और इस अशून्य अंक 4 के बीच कितने शून्य आगे? 2 डबल शून्य आगे, 2 शून्य, तो ये भी सार्थक अंक नहीं होंगे। ये वाला शून्य भी सार्थक अंक नहीं होता अगर 1 से छोटा है। तो इसमें जो है केवल एक सार्थक अंक है किसमें? 0.004 में, और ये सार्थक अंक कौन है? 4। ठीक है। इस नियम में इस नियम में जो माप होगी वो माप 1 से छोटी होनी चाहिए, इस वाले नियम में, इसका ध्यान रखा जाए। और 5वां जो नियम है कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर और अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ध्यान से देखिए इसको फिर दोबारा। दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु जैसे 6.500 है, इसमें दशमलव बिंदु यह है, इसके दाईं ओर, इधर की ओर, और अशून्य अंक के दाईं ओर, तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर जाएंगे तब इसमें अशून्य अंक देखेंगे। यह है अशून्य अंक, इसके भी दाईं ओर, इसके भी दाईं ओर इधर के आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे यहाँ पे 6.500 है तो यहाँ पर दशमलव बिंदु के दाईं ओर गए, दाईं ओर जाने पर हमने जो अशून्य अंक है उसको देखा, फिर अशून्य अंक के बाद लगातार अगर 0 आ रहे हैं, ये अशून्य अंक के दाईं ओर लगातार 0 आ रहे हैं, तो ये 0 भी क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो 6.500 में 4 सार्थक अंक हैं। 4 सार्थक अंक कौन है? 6, 5, 0, 0। इसमें ये प्रथम जो 0 है ये संदिग्ध अंक हो गया। अब बाकी ये 0, 5, 6 ये क्या हो गए? विश्वसनीय अंक हो गए। ठीक है। इसी प्रकार 0.20 में यहाँ पर दशमलव के बाईं ओर जाएंगे। दशमलव के बाईं ओर जाने पर ये जो पहला अशून्य अंक, ये दशमलव के बाईं ओर जाने पर जो ये अंतिम अशून्य अंक आ रहा है, इस अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर जो शून्य आ रहे हैं जैसे ये भी सार्थक अंक होगा। ठीक है। तो 0.20 में कितने सार्थक अंक हो गए? 2 सार्थक अंक हो गए। दोनों सार्थक अंक कौन है? 0 और 2। ये दशमलव के बाईं ओर वाला 0 सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 0.04500 में कितने सार्थक अंक होंगे? इसके लिए हम वही नियम देखेंगे कि दशमलव के दाईं ओर जाएंगे, और दाईं ओर जाने पर जो पहला दशमलव के दाईं ओर जाने पर जो अंतिम अशून्य अंक आ रहा है, ये यहाँ पे 5 आ रहा है, इस तरफ दशमलव के दाईं ओर जाने पर जो अंतिम अशून्य अंक होगा, इस अंक के दाईं तरफ जितने भी शून्य होंगे, लगातार जो शून्य आ रहे हैं, ये जो है सार्थक अंक होंगे। तो इस हिसाब से 0.04500 में 4 सार्थक अंक हैं। कौन कौन से? ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये 5 और 4। तो 0.04500 में 4 सार्थक अंक हैं। कौन कौन है 4 सार्थक अंक? 0, 0, 5, 4। ठीक है। ये वाला 0 सार्थक अंक नहीं है, क्योंकि ये नियम 4 के अनुसार सार्थक अंक नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या था कि दशमलव के दाईं ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर का जो शून्य होता है वो सार्थक अंक नहीं होता। लिखा है दशमलव के दाईं ओर तथा अशून्य के बाईं ओर का शून्य सार्थक अंक नहीं होता, तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं है। ठीक है। अशून्य अंक के बाईं ओर का ये शून्य भी सार्थक अंक, ये वाला भी नहीं होगा शून्य सार्थक अंक। केवल ये 4, 5 और ये 0, 0 यही सार्थक अंक हैं। इसमें 0 संदिग्ध अंक और ये वाला 0, 5, 4 ये विश्वसनीय अंक है। तो टोटल इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 4 सार्थक अंक। इसी प्रकार से 0.230 में 3 सार्थक अंक हैं। कैसे निकालेंगे इसको? कि दशमलव के दाईं ओर गए, और दाईं ओर जाने पे जो अंतिम अशून्य अंक है, इसके भी दाईं ओर कितने शून्य आ रहे हैं? जैसे ये शून्य आ रहा है, तो ये शून्य भी क्या माना जाएगा? सार्थक अंक माना जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर ये 0, 3, 2 ये तीनों सार्थक अंक हैं, और 3 सार्थक अंक हो गए। 0.230 में 3 सार्थक अंक हो गए। ये वाला 0 सार्थक अंक नहीं होगा। इसमें ये वाला शून्य प्रथम अंक जो है ये संदिग्ध अंक, और ये 3 और 2 इसमें विश्वसनीय अंक हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है एक नियम और है, 6वां नियम, कि मात्रक में परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 4.700 मीटर है, इसी को हम
लिख सकते हैं 100 से गुणा कर दो मीटर को, तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा 470.0 सेंटीमीटर। और इसी को अगर हम मिलीमीटर बनाते हैं तो इसको हम 10 से फिर गुणा कर देंगे, बन जाएगा 4700 मिलीमीटर। परंतु सार्थक अंक सब में कितने होंगे? 2 ही होंगे। किस नियम से? जैसे यहाँ पर है ये, इसमें 2, इसमें जो है 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ मीटर में ये दे रखा था मीटर में, तो ये दशमलव के दाईं ओर जाने पे जो अशून्य अंक है, इसके दाईं ओर के शून्य पे क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 सार्थक अंक हो गए 4.700 मीटर में। इसी प्रकार इसमें 470.0 सेंटीमीटर में भी 4 सार्थक अंक हैं, इसी प्रकार इसमें भी। ठीक है ना। पर मुख्य माप हमको ये दे रखी है। अगर इसका मान ये दे दिया कि ये बराबर ये होता है, तो ऐसा नहीं कि इसमें 2 ही सार्थक अंक हुए। मुख्य मान हमारे पास ये है, ये दिया हुआ अगर माना तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो सार्थक मात्रक परिवर्तन पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से जैसे 0.125 मीटर है, इसी को हम 1.25 गुणा के 10⁴ किलोमीटर भी लिख सकते हैं। इसी को हम अगर मिलीमीटर बनाएं तो इसी को हम मिलीमीटर में 1000 से गुणा करके आ जाएगा, मीटर को 1000 से गुणा कर दो मिलीमीटर बन जाएगा, ये हो जाएगा 125 मिलीमीटर। तो इन तीनों मापों में भले मात्रक अलग अलग हैं, पर ये क्या हैं? इन तीनों में सार्थक अंक 3 होंगे। और ये 3 सार्थक अंक कौन है? 1 2 5, यहाँ का भी 1 2 5, यहाँ का भी 1 2 5। यानी मात्रक परिवर्तन का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक नियम और है इसमें कि घात वाली संख्या का भी, 10 की घात का भी सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि यहीं पे है 0.125 मीटर को हमने क्या लिखा? 1.25 गुणा के 10⁴ किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है कि 10⁴ आ गया यहाँ पर तो ये भी सार्थक अंक होगा। 10 की घात पर लिखी हुई जो संख्याएं होंगी उसका सार्थक अंकों के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें भी 3 ही अंक हैं सार्थक, इसमें भी 3 ही अंक हैं सार्थक। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर इसी प्रकार से एक नियम है कि 10 की घात पर लिखी संख्याओं का सार्थक अंक के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं कि 4.700 गुणा किया 10⁵2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी को अगर हम मिलीमीटर बनाए तो इसको 10 से गुणा करके मिलीमीटर बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4.700 गुणा किया 10⁵3 मिलीमीटर। तो इसमें जो है सार्थक अंक पहले वाली, जब ये सेंटीमीटर वाली माप है, इसमें भी सार्थक अंक कौन है? 4700। तो ये 4 सार्थक अंक होगी इस माप में, 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसी को हमने जब मिलीमीटर में चेंज किया तो तब भी इसमें 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब भी इस मिलीमीटर वाली माप में भी 4 ही सार्थक अंक है, 4700। ठीक है, तो 10 की घात का सार्थक अंकों के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें जब भी हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो दशमलव से पहले केवल 1 अंक लिखें। ठीक है, दशमलव से पहले मतलब दशमलव के बाईं ओर केवल 1 ही अंक लिखा जाएगा, इससे ज़्यादा अंक नहीं, बाकी अंक दशमलव के दाईं ओर लिखे जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि जो पृथ्वी का व्यास है, तो पृथ्वी का व्यास जो है वो है 1.28 गुणा गया 10⁻7 मीटर। तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, ये जो 10⁻7 है ये इस व्यास की कोटि है। ठीक है ना। तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं, 1 2 और 8। अगर हम इसी को सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तो सेंटीमीटर में ऐसा नहीं इसको 128 लिख दिया तो चेंज हो गए सार्थक अंक। इसी का सेंटीमीटर में मान आ जाएगा, 100 से गुणा कर दो 10⁻2 से गुणा कर दो इस मान को, या 100 से, तो ये आ जाएगा 1.28 गुणा के 10⁹ सेंटीमीटर। या इसी को हमने किलोमीटर में लिख दिया तो 1.28 गुणा के 10⁵5 किलोमीटर। तो इन तीनों मापों में पृथ्वी का व्यास जो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर दिखा रखा है, इसमें जो है सब में जो है सार्थक अंक क्या हैं? 3 ही हैं, 1 2 8। ठीक है, धन्यवाद।